हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे थे किस पे, फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन के टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे, है ना। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन, है ना। एंड द फ्रिक्शंस आर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में हो, इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो। ठीक है। और अगर आपका बॉडी ना रेस्ट में है ना मोशन में, बट अबाउट टू मूव, इट मींस उसमें टेंडेंसी आने वाली है मोशन के लिए। ठीक है। इट मीन्स अभी वो मूव नहीं कर रहा है बट मूव करने ही वाला है, दैट इज अबाउट टू मूव। उस केस में जो फ्रिक्शन होता है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ फ्रिक्शन को, जैसा आपने पढ़ा था, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आप बोल रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ इस सब सारे पॉइंट्स को, बट एक बार जस्ट रिकैप कर दूं। स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर कौन सा होगा आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है ना। जब बॉडी किस में है? मोशन में है। ठीक है। या रिलेटिव मोशन में। जब बॉडी किस में हो? रिलेटिव मोशन में, then there will be a kinetic friction. जब body is about or ready for the relative motion, है ना, ये ready है but motion में नहीं है ना, ready for relative motion but still in rest, ये अभी भी किस में है? रेस्ट में। उस केस में जो फ्रिक्शन होगा कैसा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इट मीन्स क्या? नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है ना। तो अभी तक आपने देखा थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? बॉडी किस में? रेस्ट में। बॉडी किस में? अभी भी किस में? रेस्ट में। इसमें बॉडी किस में? रेस्ट में। ठीक है। और इसमें बॉडी किस में? मोशन में। रिलेटिव मोशन बेसिकली हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। इसमें क्या होगा? अगर आप इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू बताओगे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ये होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। ये क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। जितना आप फोर्स लगाओगे ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। दिस इज द वेरिएबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द वेरिएबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वेरिएबल फ्रिक्शन। बट these two frictions are constant friction. Constant friction, it means their value will be fixed. ये भी क्या होगा? constant friction. constant friction जो इसकी वैल्यू होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। बट जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो तो इसकी वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। जब आप काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हो तो क्या होगा? म्यू के इंटू एन। ठीक है। ये सारी बात ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना। ऑल दीज थिंग्स आर डिलीवर्ड इन द क्लास, प्रीवियस लेक्चर्स और वीडियोस, है ना, उसमें आप देख चुके थे सारे पॉइंट्स। अब सुनो, इसी चीज़ को मैं एक ग्राफ से डिनोट करूंगा, है ना, कि फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का क्या रिलेशन है, ग्राफ कैसे बनाओगे। ठीक है ना। ग्राफ क्या होगा? फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का। देखो, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन, है ना, और जितने टाइप के फ्रिक्शन आपने पढ़ा, जिसके बारे में आपको आइडिया है ना, उसको मैं कवर करूं तो आप देखोगे क्या ग्राफ कैसा आ रहा है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द फ्रिक्शन एंड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस पे रखता हूं अप्लाइड फोर्स, इट मीन्स एक्स पे आपने रखा अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो, और y पे रखा आपने क्या? फ्रिक्शन।
ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है, आप ध्यान देना जो मैंने आपको बताया था ब्लॉक के बारे में। ठीक है, यहां पे क्या है, ब्लॉक रेस्ट में, और फ्रिक्शनल फोर्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये तो फिक्स होता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो पढ़ रखे हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मान लो ये आगे एक ब्लॉक आपने रखा हुआ है, इस ब्लॉक का देयर इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, यही हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जैसा आपको पता है कि अगर ब्लॉक पे मैंने फोर्स दिया 0, ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या दिया 0, तो बॉडी मूव नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको मैं फोर्स दिया 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 0, बिकॉज अभी कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है उस पर, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, तो देखो जैसे जैसे आपने क्या किया, इसको अप्लाइड फोर्स आप दे रहे हो 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स आपने और बढ़ाया एक्सटर्नल फोर्स, तो अब तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, योर फ्रिक्शनल फोर्स विल इंक्रीज, ये बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, और अभी बॉडी किस में है, रेस्ट में। बॉडी किस में है, रेस्ट में। जब आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी किस में है, रेस्ट में। देन योर अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या होगा, सेम। ठीक है, और अभी तक जो फ्रिक्शन यहां पे लग रहा था वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो ये फ्रिक्शन होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि आप जब फोर्स बढ़ा रहे हो, फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, तो एक लिमिट आएगी, उसके बाद आपका ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। जिस फोर्स के लिए वो मूव करना स्टार्ट कर जाए, दैट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स, दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स अप टू विच द बॉडी वाज इन रेस्ट, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया। जब बॉडी मोशन में आ चुका है, रिलेटिव मोशन में आ रखा है ना, तो बताओ उस पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है कांस्टेंट। आप मुझे ये बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन का? ऑलवेज लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इट मीन्स जब बॉडी रेस्ट में था, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो अपोजिट फोर्स है ना वो अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, जब बॉडी मोशन में आ गया इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो योर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पॉइंट को देख लेना आप, है ना। योर लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड था काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा डाउन आएगा, और फिर क्या होता है ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बॉडी अब किस में चला गया, मोशन में, रिलेटिव मोशन में। और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे बॉडी पे, है ना, ये लग रहा है आपका कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या होता है, FK इंटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा FL, वो भी क्या होता है, μs इंटू n, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड योर काइनेटिक फ्रिक्शन both will be constant. This is your kinetic friction, FK से मैं डिनोट करता हूँ, FK, है ना। So your kinetic friction and limiting friction both will be constant. Your static friction, that is your FS, that will be a variable friction, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है अप टू ए सर्टेन लिमिट, एंड दैट लिमिटेड वैल्यू और द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर हुआ क्या? ग्राफ इज इन बिटवीन द
फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। और आपको पता है जब बॉडी में जब हम लोग इनिशियली वो रेस्ट में है, आपने फोर्स 0 दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा 0, बिकॉज योर फ्रिक्शनल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक बॉडी किस में है, अभी भी रेस्ट में है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं इन सबका डिनोट कर दूँ A, B, C एंड D, ठीक है, तो A एंड B तक बॉडी अभी तक क्या है, रेस्ट में है। B एंड C इज द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे बॉडी रेडी टू मूव है ना। यहाँ पे B पे क्या हो गया, अब मोशन के लिए तैयार है, रेडी फॉर द मोशन, है ना, रेडी फॉर द मोशन, रेडी फॉर मोशन। ठीक है, इस बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू क्या होता है म्यू एस इंटू एन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे होगा सी पॉइंट पे, क्योंकि बॉडी किस में है, मोशन में, इसका वैल्यू क्या होता है म्यू के इंटू एन, है ना। तो दोनों वैल्यू फिक्स होता है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा वेरिएबल होता है, एंड दैट वेरिएबल इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखे हो, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है ना। तो बस यहाँ पे एज ए ग्राफ के फॉर्म में हमें देना था, मैंने बताया आपको। आई होप समझ में आ गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो डॉट सेशन में। ओके, हेलो। तो आप ये बताओ, एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक जिसका मास गिवन है m, है ना, ब्लॉक ऑफ मास m दिया मैंने यहाँ पे, लेट 1 kg, है ना। एंड ये एक सरफेस है, एक वॉल है। वॉल कैसा है आपका, फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक ना। एक वॉल है, कैसा, ये फ्रिक्शनल सरफेस है। इस फ्रिक्शनल सरफेस के बारे में गिवन है, योर म्यू एस इज 0.3 एंड योर म्यू के इज 0.2। क्लियर है। एक वॉल है, वॉल मतलब समझ लो कि ये वॉल हो गया। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक ऐसा, ठीक है, इसको मैं ऐसे पकड़ रखा हूँ, होल्ड कर रखा हूँ, तो अभी है ये यहाँ पे, इसको मैंने छोड़ दिया, तो किधर आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो आप इस केस में ये बताओ, फॉर दिस ब्लॉक ऑफ 1 kg एंड फॉर द सरफेस म्यू एस इज 0.3 एंड म्यू के 0.2, find the force of friction and acceleration. Find the frictional force and acceleration of the block. Acceleration of the block. Frictional force बताओ और acceleration of the block बताओ। अगर आपने क्या कर रखा है, इस ब्लॉक को रोक रखा है, ठीक है, किससे, 40 न्यूटन से। इट मीन्स क्या, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन। देखो ये ऐसा ही केस हो गया, एक ब्लॉक होता मान लो यहाँ पे, है ना, क्यूब टाइप का, और ये वॉल है, इसको मैंने रोक रखा है, तो बताओ कितना फोर्स दिया मैंने, एफ एक्सटर्नल। उसी तरीके से ये वॉल है, ऐसा कोई वॉल है, ठीक है, इसको मैंने रोक रखा है फोर्स देके, ठीक है, कितना फोर्स दिया मैंने, 40 न्यूटन। आप मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक नीचे आएगा या नहीं आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो कोई ना कोई फोर्स से नीचे आएगा ना, तो उस फ्रिक्शन, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे इस केस में अगर ब्लॉक, ये जो सरफेस है वो कैसा है आपका, रफ सरफेस है, उस केस में बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। और ब्लॉक अगर नीचे मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसके डायनेमिक्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ बताओ नीचे में क्या लग रहा होगा, इसका वेट, दिस इज योर वेट mg, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। बॉडी को छोड़ दो आप, तो ये बताओ उसका मोशन किधर होगा, उसका मोशन किधर होगा। क्या ब्लॉक को मैं ऐसे पेन, ये है यहाँ पे मैंने होल्ड कर रखा है, इसको छोड़ दूँ, किधर गिरेगा ये, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक ना। आया समझ में नहीं आया। आप बॉडी को छोड़ दो, जिधर वो मोशन कर रहा है ना, उसके अपोजिट में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये ब्लॉक था, इसको मैंने पकड़ रखा है या फोर्स दे रखा है, कितने से, 40 न्यूटन से, मैं रिलीज कर दूं, किधर आएगा, नीचे की तरफ, है ना। तो मोशन की चांसेस किधर है आपका, डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको डाउट होना चाहिए, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा,
ये इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये कांटेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया। अब एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे तो कांटेक्ट भी है ना, कांटेक्ट भी है, कांटेक्ट तो वॉल से ऐसा है, कुछ वॉल से ऐसा है ना, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी होगा। नॉर्मल फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में। देख लो, कांटेक्ट फोर्स तो ऐसा है ना, तो कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसा होगा? कांटेक्ट फोर्स के, कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इतने सारे फोर्स होंगे। एक तो इसका वेट होगा, वेट कितना? mg। पीछे की तरफ क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। फर्स्ट मुझे चेक करना चाहिए कि क्या ब्लॉक ये मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा हमें? वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको डिसाइड करेगा कि जो अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे कौन लेकर आ रहा है? ये mg लेकर आ रहा है। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसके कारण मोशन नहीं हो रहा। ये मोशन अगर बॉडी का होगा तो इसके वेट के कारण, वेट है ना, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो चेक करना कि ब्लॉक नीचे आएगा या नहीं आएगा, फर्स्ट कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लेते हो आप? μs इंटू एन। मान लो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो μs एंड μn बोथ आर डिफरेंट, बट कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, इस सरफेस के लिए एक ही वैल्यू गिवन होगा म्यू का। ठीक है, उस केस में क्या करना आप? μs एंड म्यू के दोनों आप सेम ले लोगे। ठीक है ना, इफ द क्वेश्चंस द वैल्यू इज सेम, देन आप दोनों के लिए आप μs और μn दोनों के लिए आप सेम ही वैल्यू लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है आपको FL, और यहाँ पे सेपरेटली गिवन है μs एंड μn, म्यू के, है ना। तो FL क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? μs इंटू एन। μs का वैल्यू कितना है बताओ? 0.3 इंटू एन। एन कितना है बताओ? यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया 40 न्यूटन, एन कितना हो गया? एन इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्योंकि बॉडी तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है ना, इधर तो नहीं जा रही है, दीवार तोड़ के बाहर तो नहीं जाएगी, है ना, दीवार तोड़कर बाहर तो नहीं जाएगी ना। आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा दोगे तो क्या होगा? ब्लॉक क्या बाहर निकल जाएगी? नहीं ना। इट मीन्स क्या? आपका नॉर्मल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या है? सेम है अभी। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है? सेम। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 40 न्यूटन। ठीक है, तो FL का वैल्यू क्या होगा? 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज 40 न्यूटन, सो इट विल बिकम 12 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इट मीन्स क्या? फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 12 न्यूटन। ठीक है, तो जब तक आपका बॉडी 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं देता है फोर्स, इफ द डाउनवर्ड फोर्स और द वेट इज नॉट ग्रेटर देन 12 न्यूटन, तब तक आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, है ना, कि जो अप्लाइड फोर्स है, बेसिकली अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जिसके कारण मोशन हो सकता है, दैट इज योर mg। और mg का वैल्यू कितना है? मास इज 1 इंटू जी कितना हो गया? लेट 10 लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया आपका? 10 न्यूटन। और सिंस अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट में। बॉडी अभी भी किस में होगा? रेस्ट में। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे आप? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। और वो कितना होगा? अप्लाइड फोर्स कौन सा है? अप्लाइड फोर्स ये है 10 न्यूटन का, है ना। सो द फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन। इस केस में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। देखो इस वेट में, इस केस में अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा? अप्लाइड फोर्स वो होता है ना जिसके कारण मोशन पॉसिबल है। तो इस ब्लॉक में मोशन किधर पॉसिबल है? नीचे की तरफ। कौन लाएगा नीचे? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है यहाँ पे? इसका वेट mg, है ना। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो इस केस में ब्लॉक रेस्ट में है, बिकॉज योर अप्लाइड फोर्स इज स्टिल लेस देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बॉडी किस में होगा? रेस्ट में। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 10 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है बताओ? अब सेम क्वेश्चन में मैं वेट बढ़ा देता हूँ। अब इंसान बहुत मोटा तगड़ा है ना, उसको दीवार पे चिपका रखा
है ना, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा है, कब तक रोक के रखोगे भाई? आपने एक्सटर्नल फोर्स उतना ही दिया है जो पहले के केस में था, ठीक है, बट इंसान मोटा सा है, 10 kg नहीं 20 kg का है ना। अब इस केस में मैं मास चेंज कर रहा हूँ इस ब्लॉक का, ठीक है, मास ले रहा हूँ मान लो 2 kg, 2 kg, ठीक है। अप्लाइड फोर्स अभी मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपने अभी भी दिया है 40 न्यूटन, ठीक है। तो बताओ इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना? अच्छा, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा आपका? 0। पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 आपका, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। इस केस में ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो फिर से हम लोग क्या निकालेंगे इस केस में? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस तो चेंज कर नहीं रहा है, इट मीन्स क्या म्यू एस विल बी 0.3। एन इज द, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एन यहाँ पे लग रहा है, और एन किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, और एक्सटर्नल फोर्स आपने चेंज नहीं किया है, तो अभी भी एन का वैल्यू कितना होगा? 40 न्यूटन, है ना। एन का वैल्यू कितना होगा? 40 न्यूटन। तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। बट अब अप्लाइड फोर्स जिसके कारण मोशन होगा, यहाँ पे वेट बढ़ा दिया आपने, है ना, ये कितना करोगे आप? 20 न्यूटन, ठीक ना। अब ये 2 × 10 होगा, तो अब कितना हो गया? ये 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अप्लाइड फोर्स तो बढ़ गया, है ना, नीचे का फोर्स ज़्यादा हो गया, और मैक्सिमम जो आपके पास फ्रिक्शन था जिससे बॉडी को आप रोक सकते हो, रेस्ट में रख सकते हो, वो फ्रिक्शन कौन था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट इस केस में योर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स से लेस हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इस केस में बॉडी किस में हो जाएगा? मोशन में। बॉडी किस में होगा आपका? मोशन में आ जाएगा, ठीक है। जब बॉडी मोशन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा बताओ? जब बॉडी मोशन में हो, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में आ चुका है, ठीक है। बॉडी किस में है? मोशन में। तो बॉडी जब मोशन में आ जाए, है ना, तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे आप? बॉडी किस में है? रेस्ट में नहीं है, मोशन में आ चुका है, ठीक है। तो जब बॉडी मोशन में आ गया तो देखो इसके बारे में सोचो आप, ये ब्लॉक था, ब्लॉक था, ये वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी किस में है? मोशन में, तो फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ, और ये कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे आप? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2, 0.2। और नॉर्मल फोर्स अभी भी कितना है? 40 न्यूटन। क्या लिखोगे आप? 40 न्यूटन। इट मीन्स क्या? ये हो गया 8 न्यूटन। म्यू के इंटू एन, इट मीन्स क्या? 8 न्यूटन। इट मीन्स जब ये बॉडी मूव करेगा तो नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा? इसका वेट कितना है? 20 न्यूटन mg, बिकॉज ये 2 kg का ब्लॉक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। तो बताओ मोशन किधर होगा? बॉडी का इधर होगा, डाउनवर्ड। मोशन किधर होगा? नीचे, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो बताओ कितने फोर्स से नीचे आएगा? कितने फोर्स से नीचे आएगा? इधर का फोर्स क्या हो गया? 20, पीछे का फोर्स क्या हो गया? 8 न्यूटन। तो आपने पढ़ा है ना, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लिखोगे? जो मोशन के डायरेक्शन में है ना, जिधर एक्सलरेशन है आपका, उसके डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? 8 न्यूटन। मास कितना है इसका? 2 kg। एक्सलरेशन कितना? a, सो इट विल बिकम 20 - 8 इज 12 इक्वल टू 2 × a, है ना। तो a का वैल्यू क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो एक्सलरेशन होगी सेकेंड केस में वो कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा ये होगा 8 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द बॉडी विल मूव, ठीक है। तो इस केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मिल चुका है 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा दोनों केस में, है ना। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, है ना। जैसे आप देख रहे होगे इस वीडियो में क्या क्या रखा हुआ है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है।
ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे, तो हम लोग इस पे देखते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग, ये डिफाइन कब करते हो, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप कब डिफाइन करते हो, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या है, ये डिफाइन कब करते हो, किस कंडीशन में डिफाइन करते हो, उस बात को पहले समझो आप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप तब डिफाइन करते हो जब बॉडी इज अबाउट टू मूव और रेडी फॉर द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। बॉडी किस में है, ये मोशन के लिए रेडी है या अबाउट टू मूव है, अभी मूव नहीं कर रहा है बट मूव करना चाह रहा है और अगले इंस्टेंट में मूव करना स्टार्ट होगा अगर आप इंक्रीज करते हो एक्सटर्नल फोर्स तब, ठीक है ना। तो इट मीन्स बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन में नहीं है बट मोशन में जस्ट होने वाला है ना, उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप देखोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखो आप, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज रेडी फॉर द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। बॉडी क्या है, रेडी है रिलेटिव मोशन के लिए। देखो ध्यान से देखना, ये मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है और ये किस कंडीशन में बताओ, अबाउट टू मूव, रेडी टू मूव, है ना, मूव करने को स्टार्ट है। इट मीन्स अभी जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, कौन सा फ्रिक्शन होगा बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो, अगर बॉडी रेस्ट में भी है बट मोशन के लिए रेडी है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL, ठीक है। और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा N, ये रहा आपका कांटेक्ट फोर्स। दोनों जो फोर्स है ना आपका, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, बोथ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स बोथ आर द कांटेक्ट फोर्स बेसिकली। जैसे फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, जब सरफेस के पास कांटेक्ट हो तब आता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कब आता है, जब बॉडी के साथ कांटेक्ट हो तब आता है। सो नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर कांटेक्ट फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन देयर कांटेक्ट, ठीक है ना। तो लेट नॉर्मल फोर्स ये हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हम लोग लेंगे कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। दोनों एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट तो होगा ना, इनका एक रिजल्टेंट फोर्स तो आएगा, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड R, ठीक है ना। देखो दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है R, ठीक है, बिकॉज दोनों फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी से आप निकाल लोगे ना, है ना। तो जो एंगल है थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स R इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल इन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन N एंड द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्यों बोला आपने, बिकॉज R इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब थोड़ा आप इससे देखो, है ना, यहाँ पे अगर फोर्स को आप देखोगे, अगर अलग से मैं ड्रॉ करूँ तो इधर का फोर्स कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखें हम लोग, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, और ये क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसको मैं ये डिस्टेंस लूँ या ये डिस्टेंस लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इसको अगर आप ये डिस्टेंस लोगे, दोनों सेम ही आएगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। हम लोग बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे, है ना, ये 90 डिग्री है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आप निकालोगे tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू FL/N, और FL क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, μs इंटू एन, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, μs इंटू एन। तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, योर मिलेगा tan थीटा इक्वल टू μs, है ना, tan थीटा इक्वल टू μs। तो यहाँ से μs का थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ μs, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ μs, ठीक है। ये मिला आपको थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट बच्चे ये याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब डिफाइन करते हैं, जब बॉडी किस में हो, रेडी फॉर द मोशन हो, तब डिफाइन करते हैं। ये एंगल किसके बीच में होता है, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ μs बोल दोगे। μs इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, ठीक है ना। तो आई होप इतने सारे पॉइंट समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा आपसे, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और जो मैं अभी अपलोड करूँगा जिस चैनल पे, वो मेरा ही चैनल होगा, उसको सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो उसी पर डालूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो करना है करो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ठीक है। आप डिसलाइक भी कर सकते हो क्योंकि करते हो, है ना। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और बुरा लगेगा तो डिसलाइक करना। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, बाय।